अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिर्ज़ा उसामा है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 बाय शेर मोहम्मद चौधरी का थर्ड चैप्टर। ये चैप्टर मुकम्मल एक वीडियो में नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया मैंने। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेजेस, important type of averages, arithmetic mean, properties of arithmetic mean। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के हमने 2 तरीके पढ़े, जिसमें पहला तरीका था यानी कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा, और कलेक्शन ऑफ सेकेंड हैंड डाटा। ये हमने 2 तरीके थे और इनको कलेक्ट करने के जो तरीके थे आगे इनमें मुख्तलिफ तरह के तरीके थे जिनके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते थे। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से डाटे को रिप्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम की फॉर्म में किस तरह से डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है। अभी हम थर्ड चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डाटे की एवरेज निकालते हैं, कोई एक सेंटर वैल्यू निकालते हैं, कोई एक सेंटर लोकेशन निकालते हैं। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में भी यही लिखा हुआ है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट ऑफ डाटा कैन गिव अस सम इम्प्रेशन अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो डाटा की, जो हमने सेकंड चैप्टर में की है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इम्प्रेशन देती है। Even then there remains a need for a single quantitative measure which could be used to indicate the center of distribution। अभी इसके बावजूद कि हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन की एक तस्वीर है, हमें एक सिंगल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है जो कि वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। मिसाल के तौर पे हमें एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल नंबर चाहिए होता है, क्वांटिटेटिव नंबर चाहिए होता है जो कि पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। द मेजर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस आर मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेजरमेंट्स हैं ये काम करने के लिए, वो उनमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन, और उसके बाद आता है मीडियन, उसके बाद आता है मोड, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन एंड उसके बाद आता है हार्मोनिक मीन। हम ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ये मुख्तलिफ वीडियो टॉपिक वाइज बना के इन सब को डिस्कस करेंगे। दीज मेजर्स आर सिंगल वैल्यू। ये जो मेजर्स हैं ये एक सिंगल वैल्यू जनरेट करती हैं विच रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, जो कि पूरे डाटा को जो कि हमें गिवन होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आर नाउन एज एवरेजेस, आर मेजर ऑफ लोकेशन, आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये मेजर जो हैं ये एवरेज, इनको एवरेज भी कहा जाता है, यानी कि मीन, मीडियन और मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को हम एवरेज भी कहते हैं और मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन बताती हैं कि किस लोकेशन में ज़्यादा डाटा फॉल कर रहा है। और फिर ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बताती हैं, क्योंकि ये सेंटर के डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर को बताती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है ना वो बताती हैं ये जो हैं मेजरमेंट्स हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब एवरेजेस के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह की ये एवरेज है, मीन है, मीडियन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। अभी एक अच्छी एवरेज जो कि एक सबसे बेहतरीन एवरेज हो, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अगर उसमें होल्ड कर रही हो तो वो एवरेज को हम कहते हैं कि ये गुड एवरेज है। तो सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है, इट इज़ वेल डिफाइंड। इट इज़ वेल डिफाइंड से मुराद है कि अगर कोई एवरेज है, मिसाल के तौर पे मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है एंड हार्मोनिक मीन है, ये वेल डिफाइन होने चाहिए। ये वेल डिफाइन होती है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इन्हें। जो सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी आती है वो आती है इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट।
इन्हें कैलकुलेट करना, इन्हें निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से हर बंदा इन्हें कैलकुलेट कर सकता है। तो ऐसी एवरेज ऐसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिससे निकालना बहुत ही आसान हो, वो एक गुड एवरेज होती है। और उसके बाद इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इसे समझना, जो कि हमने निकाला है उसे समझना, एवरेज को समझना भी बहुत ही आसान होना चाहिए, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यू, ये तमाम वैल्यू पर बेस करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे डाटा जितना भी है ना गिवन, वो तमाम का तमाम डाटा फॉल करना चाहिए, तमाम के तमाम डाटे के ऊपर ये बेस हो। ये ना हो कि पहली चंद वैल्यूज़ या आखिरी चंद वैल्यूज़ पे बेस कर रहा है या बीच में से कुछ वैल्यूज़ पे बेस कर रहा है, इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ होनी चाहिए। इट इज़ कैपेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये आगे कोई आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के ये काबिल होने चाहिए। तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवरेज हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड मीन। अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और वेटेड मीन को उससे अगली में, और ज्योमेट्रिक मीन को उससे अगली में, इसी तरह सो ऑन। उसके बाद आता है वेटेड मीन, फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर आता है हार्मोनिक मीन, फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड। तो ये जो हैं 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवरेज हैं। ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को भी बताने में ये मदद देती हैं। तो चलें आज डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है वीडियो का, वो है अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Arithmetic mean is calculated by adding up all the observation and dividing the sum of इधर ऑफ नहीं आएगा, and divided the sum by the total number of observation। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है, आप उन सबको जमा कर देंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है तो आप उनको 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा। इसे आप सिंपल वर्ड में एवरेज भी कहते होते हैं। तो द ग्रीक लेटर म्यू इज यूज्ड एज सिंबल फॉर पॉपुलेशन मीन। ये जो ग्रीक लेटर है म्यू, इसे म्यू पढ़ते हैं, ये पॉपुलेशन मीन के लिए यूज होता है। फॉर पॉपुलेशन अनग्रुप डाटा म्यू इज समीशन कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये जो एक्स है ये जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो उसके लिए है, और समीशन का मतलब है कि उन सब का जमा, यानी कि सब ऑब्जर्वेशन का जमा, और डिवाइड बाय एन, ये जो एन है ये डिनोट कर रहा है जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनकी काउंटिंग को। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है तो इधर आएगा एन की जगह आएगा 10। ये है फार्मूला पॉपुलेशन मीन के लिए। फिर नीचे आया था पॉपुलेशन मीन और अनग्रुप डाटा के लिए। फिर आया था फॉर सैंपल अनग्रुप डाटा, इसमें सिर्फ कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स आ जाएगा और म्यू की जगह एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मीन को सैंपल के लिए। तो सैंपल अनग्रुप डाटा में हम क्या करते हैं कि एक्स बार से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एक्स की बजाय स्मॉल एक्स ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, और एन उसी तरह जिसी तरह ये एन नंबर को डिनोट करता है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसी तरह इधर भी स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। सेम समीशन एक्स का मतलब है कि जितना भी आपके पास डाटा है उसे जमा करें और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दें, यानी कि वो जितना भी डाटा है उनकी तादाद गिने, काउंटिंग करें 1 से डाटा के लार्जेस्ट नंबर तक, लार्जेस्ट नंबर की नहीं 1 से लेके एंड तक आप जितना भी आपके पास डाटा है उसे आप गिनती करें। और मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है तो आप 100 ऑब्जर्वेशन को जमा करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका पास आ जाएगा सैंपल अनग्रुप डाटा। तो इसको डिनोट एक्स बार से करते हैं और पॉपुलेशन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। फिर रहता है फॉर पॉपुलेशन ग्रुप डाटा। फॉर पॉपुलेशन ग्रुप डाटा में आप क्या करते हैं कि आप जो ऑब्जर्वेशन है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को आप फ्रिक्वेंसी के साथ ये एक्स इधर क्या है, एक्स क्लास मार्क या मिड पॉइंट जो कि हमने
सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। तो इनको हम फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन सब को जमा करते हैं और समीशन एफ पे डिवाइड करते हैं, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी के सम पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है म्यू, पॉपुलेशन के लिए, ग्रुप डाटा के लिए। सैम्पल के लिए भी वही फार्मूला, मगर इधर डिनोट हम एक्स बार से करेंगे और समीशन एफ एक्स एफ और एक्स इधर क्या है हमारे पास, एक्स मिड पॉइंट्स हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सम निकाल लेंगे और सम को हम भी डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के सम पे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए। तो नीचे मैंने एग्जांपल ली हुई है, ये हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने इसका क्या करना है कि इसकी एवरेज निकालनी है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए क्या कैसे निकालते हैं, सबको हम जमा करेंगे, सबको जमा करने से क्या आंसर आता है 904। समीशन एक्स इज इक्वल टू 904, यानी कि ये जो एक्स है इसको अगर सम करेंगे तो समीशन एक्स आएगा 904। फिर हमने क्या करना है कि अकाउंटिंग करनी है इनकी, 1 2 3 अब 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या करना है कि समीशन एक्स डिवाइड बाई एन, हमने 904 डिवाइड बाई 10 करना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा एक्स बार होगा, वो हमारी एवरेज होगी, या वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, या वो हमारा ए एम होगा। ये 90.20 है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी एवरेज की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, इधर ज़्यादातर डाटा जो है, ये सेंटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस जगह पे है, यानी कि 90 और 91 के दरमियान में ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा है। अगर हम इसको अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कुछ ज़्यादातर जो डाटा है वो इस रेंज में पाया जा रहा होगा। तो ये था अनग्रुप केस। तो केस 2 में चल जाते हैं ग्रुप केस में। ग्रुप केस में हमारे पास एक डाटा बहुत सारा होता है, उसकी हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, जिस तरह हमने सीखा है ये किस तरीके से बनाते हैं चैप्टर 2 में। तो फिर उस क्लास बाउंड्री की मदद से हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी को हम क्लास बाउंड्री की मदद से हम फिर एक्स निकालते हैं। तो एक्स को निकालने का तरीका भी हमने सीखा कैसे निकालते हैं। तो अब हमारा मेन काम क्या है कि समीशन एफ इन सब को जमा कर लेना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 500। तो एफ और एक्स वाला कॉलम है, इसकी जो भी वैल्यू है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक नया कॉलम बना लेना है एफ एक्स के नाम से। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने वाला कॉलम एफ एक्स। तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी इस जगह तक। तो इधर आप देख सकते हैं ये जो नीचे है ये सम है, तो इन सब को फिर हमने जमा कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका सम। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है कि समीशन एफ एक्स है और ये समीशन एफ है। तो हमने क्या करना है, एक्स बार निकालने के लिए इसको समीशन एफ एक्स को समीशन एफ पे डिवाइड करना है। समीशन एफ हमारे पास 50 है, जिसका मतलब है 50 ऑब्जर्वेशन है, और समीशन एफ एक्स हमारे पास क्या है 2559। तो ये हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 51.8। तो थर्ड चैप्टर को समझने से पहले आपको सेकंड चैप्टर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप थर्ड चैप्टर को समझ सकें, क्योंकि इसमें क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स, ये चीज़ें आपने बनानी होती हैं। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हैं, हम एक्स बार कह रहा हूँ, हम मिड पॉइंट निकालने पढ़ चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप चैप्टर 2 समझ लें अच्छे तरीके से, और जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप चैप्टर 3 की तरफ आइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।